हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और टाइप बचा हुआ है, उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या टाइप है? जी आई इन एन डबल बॉन्ड एन सिस्टम। ठीक है, 3-4 हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले की वीडियो में हमने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जाके वो वीडियो देखेंगे, तभी आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट है हमारा। तो इसमें क्या होता है, R2 N2 जैसे मान ली दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एजो एल्केन। एजो एल्केन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है Me2N2, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप एजो मीथेन। ईजो मीथेन, ठीक है। तो इसमें कैसे जीआई होता है? तो ये होता है, ऐसा कुछ है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N होता है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप लग जाता है दोनों तरफ। एक बार मिथाइल ग्रुप सेम जुड़ गया, उसके बाद 2 लोन पेयर हो गए ना, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिन। ठीक, इसका एक और आइसोमर बनेगा। कैसे बनेगा? N डबल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर एक मिथाइल है और इधर लोन पेयर है, ऐसे करके। इस बार ये लोन पेयर इधर चला गया और मिथाइल इधर आ गया, तो इसको बोलते हैं एंटी। ठीक है, तो N डबल बॉन्ड N सिस्टम में यही होता है ना। एक और है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल है एजो बेंजीन। एजो बेंजीन, ठीक है, एजो बेंजीन। तो एजो बेंजीन क्या होता है? ये N डबल बॉन्ड N हो गया, उसके बाद एक तरफ हो गया लोन पेयर हमारा, इधर हो गया PH। फॉर्मूला यही हो जाएगा PH का होल ट्वाइस N2। ठीक है, तो फिर एक बार इधर हो गया PH और इधर हो गया लोन पेयर हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एंटी बन गया। इसी का सीन बनाना होगा तो क्या करेंगे? N डबल बॉन्ड N, दोनों तरफ एक बार क्या करेंगे? PH को एक तरफ ले आएंगे, PH हो गया और इधर हमारा हो गया ये लोन पेयर और इधर हो गया हमारा ये लोन पेयर, तो ये हमारा हो गया सीन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करना। तो लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ GI, मतलब टोटल कितने नंबर GI बनेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, 1-2 फार्मूला, इसको याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केस वाइज चलते हैं। एक केस है केस 1। तो केस 1 ये बोलता है कि व्हेन एल्कीन हैज़ डिसिमिलर एंड्स। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो नंबर ऑफ GI कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हो जाएगा वो होता है 2 टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन आता है, इससे स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। वेयर n क्या है? तो n आपका है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। केस 1 ये था। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 पे, तो केस 2 है व्हेन एल्कीन हैज़ सिमिलर एंड्स। ठीक है, तो इसमें 2 केस बनता है। एक तो आपका बनता है ए पार्ट, व्हेन या इफ़ n की वैल्यू क्या आ जाए? इवन। स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या आ जाए? इवन आ जाए। तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-2/2। ठीक है, इसको याद रखना है ऐसे ही। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये होता है फॉर्मूला जहाँ n क्या है आपका? n आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, एक और होता है दूसरा केस, इफ़ n की वैल्यू क्या आ जाए? ऑड आ जाए, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर आपका ऑड आ जाए, तो नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ GI इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n-1/2। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनरली याद तो हमें सब कुछ रहता है, बस जो भूलता है हमें है ना, वो भूलता है हमें ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो हम ऐसे याद रखें कि अगर इवन होगा ना तो हम क्या करेंगे? n-2/2 कर देंगे,
और अगर ऑड होगा तो n-1/2 कर देंगे। 1 ऑड होता है, 2 क्या होता है, इवन होता है। तो ऐसे करके इसको याद रख लेना है, बस आपको ये याद रखना है, ये आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते बेटा ना। चलिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH2 फिर CH3, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कहाँ पे है। तो देखिए एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, समझ में आ रहा है। इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो कर रहा है, ये इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी GI ये शो कर रहा है। अब क्वेश्चन था कि सिमिलर और डिसिमिलर एंड कैसे करें। तो सिमिलर एंड डिसिमिलर एंड के लिए क्या करेंगे ना, हम लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे, इफ़ डबल बॉन्ड फाइंड सेम पोजीशन, इफ़ डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल गया, मतलब लेफ्ट से करें तो भी 1/4 पे आ गया और राइट से करें तब भी वो 1/4 पे आ गया, तो ऐसे एंड्स को हम लोग बोलेंगे सिमिलर एंड्स, ठीक है। अगर नहीं आया तो डिसिमिलर हो गया, सिंपल है। तो देखिए करके देखा जाए, अगर नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी डबल बॉन्ड हमारा कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। अब इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, एक बार डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है और एक बार डबल बॉन्ड 5 पे। तो देखो चेंज हो गया डबल बॉन्ड का पोजीशन, यानी ये जो हमारा है ये कैसा एल्कीन है, ये डिसिमिलर एल्कीन है, डिसिमिलर एल्कीन है, ठीक है। तो इसके लिए तुमको पता ही है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है नंबर ऑफ GI निकालने का फार्मूला इसमें क्या होता है 2 to the power n। n क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो बस सिंपल क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी कितना आ जाएगा आंसर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, अब इस बार दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर पता करते हैं। तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखा जाएगा ये सिमिलर एंड है या डिसिमिलर एंड, तो नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड आपको कहाँ मिला, एक बार 2 पे मिला एक बार 4 पे मिला। अब एक बार हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, अब इधर राइट लेफ्ट से इधर 1 2 3 4 5 6। अब इस बार डबल बॉन्ड कहाँ मिला हमको, 2 पे मिला और फिर 4 पे मिला। देखिए सेम पोजीशन मिल गया, इसका मतलब ये कैसा एल्कीन है, ये हमारा सिमिलर एल्कीन है, सिमिलर एल्कीन है। अब सिमिलर एल्कीन में 2 केस बताया था, एक इवन का बताया था और एक ऑड का बताया था आपको। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है इसमें 2 है, यानी ये इवन का केस है। तो इवन के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि नंबर ऑफ GI निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-2/2, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 2 के पावर 2-1 प्लस 2 के पावर 2-2/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 1 होता है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 3, यानी कितने इसके आइसोमर बनेंगे 3 बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ पूछा हुआ है, ये साइक्लोप्रोपेन है और इस पर 3 Cl जुड़ा हुआ है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। पूछा बताइए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा। तो अब फार्मूले से जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है ना कि जैसे ये 3 है तो तीनों को हम क्या करें अप रख दें, मतलब तीनों को हम वेज पे ले जाए, पहले तीनों को वेज, ठीक है। वेज देश हमने बताया था आपको, तो ये तीनों एक बार क्या हो गया। अब क्या करेंगे 2 को वेज पे रखेंगे, 1 को डैश पे रख देंगे। तो 2 को हमने वेज पे रख दिया और 1 हमारा डैश पे चला गया Cl। तो देखिए यही 2 आइसोमर इससे मिलेंगे। तो देखो इसको ऐसे बनाते क्या है कि पहले क्या करेंगे कि 3 मतलब ऐसे करते 3 अप, तीनों को अप मिलेंगे, 1 मिल गया। उसके बाद 2 अप 1 डाउन, एक ये मिल गया। और फिर अगर कोई बोलता है कि हम तीनों डाउन कर दें, तीनों डाउन कर दें, तो देखिए ये सेम हो जाएगा, इससे सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तीनों अप करो चाहे तीनों डाउन करो, ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अब कोई बोलता है कि हम 1 अप कर दें, 1 अप और 2 डाउन कर दें,
ठीक है, तो ये देखो ये भी इससे सेम हो जाएगा, यानी टोटल हमको केसेस कितने मिलेंगे, 2 ही केसेस मिलेंगे, यानी GI टोटल कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। तो रिंग के केस में ऐसे आपको अप डाउन करके लिख के चेक कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन बोला है आपको कि कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O है, और इसका रिएक्शन करा रहा है, 2 मोल ले रहा है हाइड्रोक्सिलेमीन का NH2OH का। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आपको GI बताना है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक डाईऑक्साइम्स कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन अब देख के डर लग रहा है ना, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच इसका ये होगा कि पहले तो हम इसका हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका रिएक्शन करा ले, पहले तो मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा पहले वो बना दिया था। तो CH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ लोन पेयर होगा, वही सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, यही होगा हमारा, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये रिंग भी GI शो करेगा और ये भी GI शो करेगा। देखिए इसके केसेस लिखते हैं कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले पे सीन बन जाए और इस पे भी सीन बन जाए। ठीक है, और देखिए रिंग भी अगर GI शो कर रहा है तो ये एक बार फिश बनेगा ना। उसी तरह ऊपर वाले में सीन बन जाए, नीचे वाले में भी सीन बन जाए, और ये ट्रांस बन जाए एक बार रिंग पे, ये जो जुड़े हुए हैं क्या हो जाए, ट्रांस हो जाए। फिर एक केस आएगा हमारा, क्या आएगा कि ये हमारा एंटी बन जाए, ये हमारा सिस बन जाए और ये हमारा एंटी बन जाए। फिर एक बार केस आएगा, ये हमारा एंटी बन जाए ऊपर वाला, ये ट्रांस बन जाए और नीचे वाला एंटी बन जाए। ठीक है, फिर एक केस आएगा कि ये हमारा सीन बन जाए, ये हमारा सिस बन जाए और ये हमारा आपका एंटी बन जाए। ठीक है, एक केस और आएगा, ये हमारा सीन बन जाए और ये बीच वाला क्या हो जाए, ट्रांस बन जाए और ये हमारा एंटी बन जाए। यही केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। यानी इसका टोटल 6 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इस वाले पे सीन बन गया, फिर सीन बन गया, यहाँ सिस बन गया, रिंग की वजह से सिस ट्रांस बनेगा ना, यहाँ पे रिंग की वजह से जो GI शो करेगा, तो फिर उसी तरह सिस सिन ट्रांस सिन ऐसे करके बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह है, ये ऐसे करके CH डबल बॉन्ड O है और ये CH डबल बॉन्ड O है, इसका रिएक्शन करा रहा है। इस बार क्या कर रहा है वो, NH2OH लेके एक्सेस में ले लिया है इस बार। ठीक है, 2 मोल 1 मोल ये नहीं बोला है, एक्सेस में ले लिया है, और बोला है कि हाउ मेनी डाईऑक्साइम्स आर फाउंड, हाउ मेनी डाईऑक्साइम्स आर फाउंड। ये सोचना है, अभी जस्ट पीछे हमने किया है, एक बार सोचिए, उसके बाद करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको इसका स्ट्रक्चर करा लेना चाहिए। तो CH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ लोन पेयर, CH डबल बॉन्ड NOH। तो कभी कभी ये स्ट्रक्चर नहीं देता, देखो ये ध्यान से देखोगे तो क्या है ये ब्यूटेन डाई अल है क्या, है ना। तो लिख देगा ब्यूटेन डाई अल का रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कराते हैं, तो बताइए कितने डाईऑक्साइड बनेंगे। तो ये हमारा बन गया। तो देखो क्या होगा, अब एक केस तो ये बनेगा कि यहाँ सीन बन जाए, यहाँ भी सीन बन जाए। ठीक है, एक बनेगा केस कि ऊपर वाले में एंटी, नीचे वाले में एंटी बन जाए। ठीक है, एक केस और बनेगा, ऊपर वाले में सीन बन जाए और नीचे वाले में एंटी बन जाए। ये केस नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा ना, अगर एंटी और सीन अगर हम लोग बना देते हैं तो ये तो सेम हो जाएगा ना इस वाले से। तो इससे कितने आइसोमर मिलेंगे हम, टोटल आइसोमर हमको मिलेंगे 3। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक और टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, वो करेंगे। उसके बाद ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है हमको। पहला इसमें है डाइपोल मोमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट।
तीसरा है सॉलिबिलिटी इन वाटर ना, H2O। फिर चौथा है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, इसी के बारे में सीखना है, तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सबसे पहले। जैसे C डबल बॉन्ड C हो गया, इधर ये CH3 हो गया, इधर ये H हो गया, इधर ये फिर CH3 हो गया और इधर ये H हो गया। तो ये हमारा कैसा हो गया, सिस हो गया। इसका अगर ट्रांस हम लोगों को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, इधर H हो गया और इधर H हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांस हो गया। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट का क्या होता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अब एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, फिर sp2 कार्बन का, फिर sp3 आता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका कैसा कार्बन है, ये आपका sp2 कार्बन है और ये आपका sp3 है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ये खींच रहा होगा, ये इधर की तरफ खींच रहा होगा। यानी इस केस में आपका म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, म्यू आपका 0 नहीं होगा। अब ट्रांस में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा होगा, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी डाइपोल मोमेंट की बात किया जाए, अगर स्ट्रक्चर नाम दे देते हैं, अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किसका, डाइपोल मोमेंट बात करें तो 2 का कि 1 का, 2 ज़्यादा हो गया 1। ठीक है, हो गया। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे करके दिखते हैं, सिस और ट्रांस का देख लिया, ऐसे किसी का भी आप देख सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हमने लिखा था बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। सॉलिबिलिटी भी जो होता है, सॉलिबिलिटी भी जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। एक और हमने लिखा था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्लोजिंग पैकिंग इफिशिएंसी होता है ना, पैकिंग इफिशिएंसी। जितना ज़्यादा क्लोज होगा CNC, ठीक है, उतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, या सिमेट्रिकल जितना ज़्यादा होगा, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो ट्रांस आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर जो होता है, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल होता है, मोर सिमेट्रिकल होता है। ये सब बात बस याद रखनी है आपको ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आपसे ना, जैसे ट्रांस कैसे बनता है, ये ऐसे ही बनता है कुछ ऐसे करके, तो ये सिमेट्रिकल होता है, जैसे ऐसे करके देखिए सिमेट्रिकल ऐसे बन जाएगा, ऐसे सिमेट्रिकल, ये क्या है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया ना, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो एक और होता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही था। एक और हम लोग जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर Q इंटू डी। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, Q चार्ज होता है और D डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट होता है D/, में लिखते हैं ना, D/। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।